वेलकम स्टूडेंट्स अगेन। तो हमारा जो एक सीरीज़ चल रही थी, इसमें मैंने मतलब स्टार्ट किया था कि हर एक चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा और उसके साथ साथ मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा भी। लेकिन मैं क्या सोच रहा था कि अब से आपके एग्ज़ाम एकदम नज़दीक आ चुके हैं। अब शायद 15 फेब से शेड्यूल है, तो टाइम बचा नहीं हमारे पास। तो मैंने क्या आज से किया है कि हमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनकी प्रोबेबिलिटी मोस्ट, मतलब आप ये क्वेश्चन अगर पढ़ेंगे तो ऐसे ही सेम टू सेम डिटो क्वेश्चन, मतलब वैल्यूज चेंज होंगी, कंसेप्ट सेम टू सेम यही रहेगा। जैसे कि जो बड़े चैप्टर होंगे उसमें हम 10 क्वेश्चन लेंगे, मतलब 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे रियल नंबर हमारा उतना बड़ा चैप्टर नहीं है, तो उसके लिए हमने आज रियल नंबर हम स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर से। तो हमने जितने भी चैप्टर के 14-15 चैप्टर हैं, हर एक चैप्टर से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं और जो मतलब कि आ सकते हैं, प्रोबेबल जिनकी बहुत ज़्यादा चांस है, वो हम लेंगे आज से। तो हमें रियल नंबर जैसे छोटा चैप्टर है, तो इसलिए हम इसके 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज इस सेशन में करेंगे। और ऐसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन है, मतलब कि ये नहीं ऐसे ये क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन मैंने लिख दिया यहाँ पे, आगे 4 और हैं। तो ये नहीं मतलब जैसे जो यहाँ वैल्यूज है वही है, मतलब कंसेप्ट यही लगेगा आपका। और अगर आप इसको एकदम इस कंसेप्ट वाइज पढ़ के जाएंगे तो आपको एकदम इजीली ऐसे चुटकियों में होगा आंसर। और इस मैं गारंटी दे रहा हूँ कि इन जो 5 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, यही सेम टू सेम मेथड वाले आपके क्वेश्चन में जो भी आएंगे एग्जाम में, 1 या 2 क्वेश्चन, वो इन्हीं 5 में से कोई ना एक आएगा। तो ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैंने लिख दिया यहाँ पे आज कि 3 bells toll at intervals of 12 minutes, 15 minutes and 18 minutes respectively. If they start tolling together, after what time will they next toll together? देखिए समझिए पहले इसका स्टेटमेंट समझिए। कह रहे हैं कि 3 बेल हैं, वो एक एक पर्टिकुलर इंटरवल में रिंग करती हैं, मतलब एक 12 मिनट पे, उसके बाद एक अगली 15 मिनट पे, फिर अगली 18 मिनट पे। तो कह रहे हैं अगर हम उनको एक साथ स्टार्ट कर दें, मतलब जैसे हमने तीनों बेल अलग अलग लगाई हैं, अब एक साथ उसको लगा दें, अगर वो तो फिर अगर हमने इनको तीनों को एक साथ लगा दिया तो वो दोबारा कब किस टाइम बाद एक साथ बजेंगी। पहले हम लगा दिए सकते, अब दोबारा वो किस टाइम बाद। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन का सिर्फ एक कंसेप्ट होता है। अभी ऐसे क्वेश्चन में आपको आगे दिखाऊंगा एक और क्वेश्चन में, इन क्वेश्चन का सिर्फ एक कंसेप्ट होता है, क्या कि आप जो जिन भी केसेस में पूछा गया है 12 मिनट्स, 15 मिनट्स, 18 मिनट्स, जब भी आपको पूछा जाए, जैसे इसमें पूछा जा रहा है कि कौन से टाइम पे वो नेक्स्ट मतलब कि साथ में टोल करेंगी, तो हम क्या लिखेंगे स्टेटमेंट। यहाँ पे सोल्यूशन देखिए, आप सोल्यूशन आप ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या लिखेंगे आप, ऑल 3 bells will toll together after। अब हमको ये बताना कि ऑल 3 bells कब एक साथ बजेंगी। तो क्या करना है हमें क्या करना है, वी हैव टू टेक एलसीएम ऑफ 12, 15, 18। हमें बस ये करना है, जो भी आंसर आएगा वही हो जाएगा। मतलब मैं जो भी वैल्यू दी रही हैं हूँ उनका आप सिर्फ निश्चिंत होकर सिर्फ आप उनका एलसीएम निकाल देना। तो एलसीएम निकाल दीजिए आप 12, 15, 18 का, ये तो आता ही होगा आपको, उम्मीद है। एलसीएम निकालिए इसका, पहले 2 से करिए, 2 6 12, 15, 2 9 18, फिर 2 से करिए, 3 6, 15, 9, 3 से करिए 1 5 3, फिर 3 से करिए 1 5 3, 1 5 1, अब 5 से करिए 1 1 1, हो गया आपका एलसीएम। बस यही जो वैल्यू आई, इसका एलसीएम कितना आया, यहाँ पे आप लिख लेना एलसीएम कितना आया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, करिए आप कितना आया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 with 3 जा 36 एंड 36 5 जा 180। मतलब 180 मिनट बाद ये तीनों बेल एक साथ रिंग करेंगी। 180 मिनट मतलब कितना हुआ, 3 घंटे बाद। हेंस आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 3 घंटे हो जाएगा। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको आगे मिले कि जिसमें पूछा जाए कि कोई भी कंडीशन, उसमें आप पूछा कि वो तीनों एक साथ, कोई भी एक साथ, कुछ भी इसमें बेल का है, बजने का पूछ रहे हैं, कुछ और क्वेश्चन होगा तो उसमें कहीं भी एक साथ आपको दिखे, तुरंत आप उस जो दी हुई क्वांटिटी है उनका एलसीएम ले लें, आपका आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट नहीं कराऊंगा मैं, जो पांचों है पांचों इंपॉर्टेंट ही है। स्क्रीन पॉज कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब रियल नंबर है, लाजमी सी बात है, उसमें इरेशनल प्रूफ करना ही होगा। मैंने वैसे प्रीवियस वीडियो में एक रूट 5 इरेशनल मैंने प्रूफ किया डिटेल में, आज मैं वैसे ही 2 प्रूफ बताऊंगा इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर रियल नंबर है तो इरेशनल प्रूफ करने तो आएगा। तो जैसा कि आप, ये आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.3 में ये दोनों क्वेश्चन ऊपर एक है सिर्फ प्रूफ दैट रूट 5 इज इरेशनल, एक है प्रूफ दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। दोनों पार्ट अलग हैं, मैं दोनों को समझाऊंगा एकदम इजीली।
और दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक पक्का आप एग्जाम देंगे, आप खुद देखेंगे आपका या तो √2 का आएगा या तो √3। मैंने √3 का शायद वीडियो बनाया हुआ है, √2 या √3 का, उसका आप देख लीजिए जाके। और √2 का तो आएगा या तो √3 का आएगा या तो √5 का आएगा, एक पक्का आएगा। तो मैं क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है, इजी भी है, जो लोग समझेंगे उनके लिए बहुत इजी है। देखना, हमें इसको इरेशनल प्रूफ करना, प्रूफ आप स्टार्ट करना। पहले आप लिख देना लेट √5 इज रेशनल। हमने लेट कर लिया कि ये रेशनल है, ठीक है। अब हम इसी को कंट्राडिक्ट कर देंगे, मतलब उसको हम इरेशनल ले आएंगे फिर ना। अब कोई भी नंबर रेशनल कब होता है, जब उसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकें, और p और q क्या है, इंटीजर्स हों। तो मतलब इस नंबर को हमने लेट किया है √5 इज इरेशनल, तो √5 को हम क्या लिख लेंगे, इज इक्वल टू p/q। और जहाँ पे क्या होगा, q डज नॉट इज इक्वल टू 0 होगा। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर q 0 हो जाएगा तो ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना, इसलिए ये बहुत आप यहाँ पे आप पूरा कंडीशन भी देना, q नॉट इज इक्वल टू 0 और कॉमा लगा के p एंड q आर इंटीजर्स, ठीक है। समझ में आपको, है ना। ये हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, √5q इज इक्वल टू p, स्क्वायर कर दीजिए बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, ये आपका आया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो p स्क्वायर है, इसका मतलब ये जो हमारी ये कंडीशन आई है, p स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ कि p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। समझ में आपको, समझाओ फिर से। देखो ये पीस को, अभी आप इसको भूल जाइए, यहाँ पे एक साइड में देखिए आप, देखना, मान लो कोई मैंने नंबर लिखा 40 लिखा, 40 लिखा मैंने, 40 को हम लिख देंगे क्या, 8 × 5 लिख देंगे। समझ में आया। अब यही 40 आप मान लीजिए p स्क्वायर है, तो ये नंबर जो है ये डिविजिबल है 5 से, हाँ है। क्यों, क्योंकि 5 इसके मल्टीपल में आ रहा है। वैसा सेम कंडीशन ये है, ये 40 हो गया, 5 से कुछ भी मल्टीप्लाई करा दिया, मतलब क्या हुआ कि p स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल है। समझ में आ नहीं आया। अब दूसरी चीज़, ये समझ में आ गया आपको इजीली, मैंने बहुत ही नॉर्मल वे से समझाया। दूसरी चीज़, 25 डिविजिबल है 5 से, हाँ है, बिल्कुल डिविजिबल है। तो 5 क्या डिविजिबल होगा 5 से, बिल्कुल होगा। मतलब इसका मतलब समझाने का मतलब ये था कि अगर p स्क्वायर डिविजिबल है 5 से, देन p भी डिविजिबल होगा, p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। वही मैं समझा रहा हूँ उधर एग्जाम्पल के तौर पे, कि ये p स्क्वायर है 25, वो डिविजिबल है 5 से, तो जो उसका रूट आएगा भाई, 5 का स्क्वायर p स्क्वायर है, वो 25 है, और 25 का रूट क्या है, 5 है, तो जो उसका रूट आएगा वो भी 5 से डिविजिबल होगा। समझ में आया ये कंडीशन, समझ में आ गया। मतलब ये हो गया आपका। अब यहाँ पे ये इस लाइन से एक इंपॉर्टेंट कंडीशन निकल के आती है। इसका मतलब होता है, यहाँ पे आप लिख देना, सो p को हम क्या लिख सकते हैं, 5a। अब ये कुछ लोग पूछेंगे इसका मतलब क्या हुआ, देखना, कोई नंबर है p, वो 5 से डिविजिबल है, ठीक। मतलब क्या हुआ, उसके मल्टीपल 5 हैं। मतलब जैसे मान लीजिए आप 50 है, 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 × 2 लिख सकते हैं, या फिर 5 × 10। तो फिर 50 को हम 5 के फैक्टर के हिसाब से तोड़ सकते हैं। तो वैसे ही अगर p डिविजिबल है 5 से, मतलब क्या हुआ, p एक 5 का फैक्टर है, और p एक 5 का फैक्टर है, मतलब क्या, उसके साथ हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। और a यहाँ पे क्या होगा, a विल बी नेचुरल नंबर, ठीक है। समझ में आया, इतना समझ में आया, ये इजी। अब ये इक्वेशन आप बना लेना, इसको इक्वेशन फर्स्ट, एकदम इजी वे समझा रहा हूँ मैं। p इज इक्वल टू 5a आ गया, ठीक है। अब यही चीज आप जाके इस इक्वेशन में पुट कर देना। ये इसको आप इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड बना लीजिए। यहाँ पे इस आगे का मैं यहाँ कर रहा हूँ, पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड, मैं ये चीज जाके सेकंड में पुट कर रहा हूँ। सो 5q स्क्वायर, p स्क्वायर, p की जगह पे मैं क्या रख दूंगा, 5a, और उसका स्क्वायर था, मतलब क्या हुआ, 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 5a स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया, वो 25a स्क्वायर, इधर काट देंगे हम, तो बचेगा क्या, q स्क्वायर इज इक्वल टू 5a स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया। वैसे अभी इतना भूलिए, मैं एक चीज़ यहाँ लिखाने को भूल गया था, p और q यहाँ इंटीजर्स होंगे, और p एंड q के
सिर्फ एक फैक्टर होगा, ओनली वन। पी एंड क्यू हैव ओनली वन एज अ फैक्टर। मतलब क्या हुआ कि इसको सिर्फ पी और क्यू को सिर्फ एक डिवाइड कर सकता है। देखो हमने यहाँ पे कंट्राडिक्शन लगा दिया है कि पी को 5 भी डिवाइड कर रहा है। अब हमको उसी तरह से क्यू को भी दिखाना है कि क्यू को 5 डिवाइड कर रहा है। हो गया, क्यू इज इक्वल टू 5a² आया। मतलब क्या हुआ कि क्यू जो है वो डिविजिबल है 5 से, है। अब मैंने भी यहाँ बताया कि अगर क्यू स्क्वायर डिविजिबल है 5 से, तो क्यू भी डिविजिबल हो जाएगा 5 से, इजिली हो जाएगा। क्यू डिविजिबल हो जाएगा 5 से, मैंने यहाँ पे दिखा दिया। तो ये क्वेश्चन थर्ड ना लेना आप, यहाँ पे आप लिख देना क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, यहाँ लिख देना आप क्यू इज डिविजिबल बाई 5। तो यहाँ पे क्या है आपका कंडीशन कि वो पी का भी फैक्टर 5 है, मतलब कि, और वो पी का भी फैक्टर 5 है और क्यू का भी फैक्टर 5 है। तो यहाँ पे आप लिख देना सिंस पी एंड क्यू हैज 5 एज अ फैक्टर, तो आप इसका क्या लिख देना, कंट्राडिक्शन यहाँ पे लिख देना, कंट्राडिक्शन अराइजेज फिर आप लिख देना यहाँ पे सो हेंस √5 इज इरेशनल। आप देख लेना, मैंने इस कंजेस्टेड लिख दिया है क्योंकि स्पेस नहीं है था, मैं एक ही पेज में समझाना चाह रहा था, इसलिए समझा देता हूँ फिर से। क्या करना है, पहले √5 को रेशनल मान लेना है। रेशनल का मतलब क्या होता है कि उसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो √5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू हो जाएगा, जिसमें क्या होगा, क्यू डज नॉट इज इक्वल टू 0 होगा। पी और क्यू इंटीजर्स होंगे और पी और क्यू के कोई भी फैक्टर नहीं होंगे अदर देन 1, मतलब एक ही ऐसा फैक्टर होगा उसका बस। तो फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, √5 इज इक्वल टू पी कर लेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, 5q² इज इक्वल टू p²। इससे क्या पता चलता है कि p² जो है वो डिविजिबल बाई 5 है। अगर कोई भी किसी का स्क्वायर किसी नंबर से डिविजिबल है तो उसका स्क्वायर रूट भी नंबर उसी नंबर से डिविजिबल होता है। अगर मैंने समझाया यहाँ पे कि अगर 25 डिविजिबल है 5 से, तो 5 भी डिविजिबल है 5 से, तो 5 p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। तो हम क्या लिख देंगे फिर, अगर ये डिविजिबल है 5 से, मतलब ये 5 इसका फैक्टर है, तो इसको हम 5a के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन जाके हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 5q² इज इक्वल टू 5a का होल स्क्वायर, 5q² इज इक्वल 25a² q²। अब यही सेम चीज़ हमने जो यहाँ पे की थी वही हमने यहाँ कर दी है। q² अगर डिविजिबल है 5 से, तो q भी 5 से डिविजिबल है। अब हमारा क्या कंडीशन निकल गया कि p का फैक्टर 5 आ गया है, q का भी 5 आ गया, बल्कि हमने माना क्या था कि p और q के कोई फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, लेकिन हमने दिखा के दिया 5 भी है, दोनों मतलब हमने दिखा के दिया 5 है। तो इसलिए हमारा जो हमने ये मानना था कि इरेशनल है, इसलिए कंट्राडिक्शन अराइज हो गई है और वो नंबर इरेशनल हो जाएगा। नोट कर लीजिए आप, ऐसे ही प्रूव करना है। चले, अब जो इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, क्योंकि ये एक सिंगल नंबर था, अब मैं अगला एग्जांपल लेता हूँ प्लस में, क्योंकि वो वैसे भी आता है इसलिए मैं वो भी करा दे रहा हूँ। वो लेकिन इससे ईजी है, वो बहुत ईजी है इससे, प्लस वाला नंबर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका एक्सरसाइज 1.3 पे आप चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर जो आज की सीरीज का 5 क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन नंबर 3 है ये, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। वैसे ही करना है, रेशनल मान के सोल्यूशन देखते हैं इसका। ठीक है, सोल्यूशन देखो इसका, वैसे करना है। अगर कोई भी आपको नंबर इरेशनल दिखाना हो, आप उसको पहले रेशनल मान लो, उसके बाद कंट्राडिक्शन दिखा दो, उसको कंडीशन को सारी विपरीत कर दो आप, और आपका प्रूफ हो जाएगा। तो लेट कर लेना, लेट 3 + वहाँ पे मैं क्या देखा था, सिर्फ √5 को देखा था, यहाँ पे थोड़ी कोई चीज़ प्लस में आ गई, उसको भी दिखाना है। देख लीजिए आप इसको, इज रेशनल, ये बहुत ईजी है। तो रेशनल है तो उसको हम वैसे ही लिख सकते हैं p अपॉन क्यू के फॉर्म में। यहाँ पे आप लिख देना कि q डज नॉट इक्वल टू 0, p एंड q आर इंटीजर्स, और p और q के कोई भी फैक्टर नहीं होंगे अदर देन 1। या आप पूरा स्टफ लिख देना इधर, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में कराइए, इसको ऐसे लिख लीजिए 2√5, इस 3 को उधर भेज दीजिए, p बस इतना बोलना। उस वाले में क्या कराना है, उस वाले में स्क्वायर कराना था, यहाँ पे जो चीज़ प्लस या माइनस में होगी उसको दूसरी साइड भेज देना है, -3। तो 2√5 की वैल्यू कितनी आ गई, p - 3q अपॉन q। इस 2 को इधर ले आना, तो √5 की वैल्यू क्या आ गई, p - 3q अपॉन 2q। ठीक है, देखो ये बस ये हो गया कंप्लीट, ये इक्वेशन मत ही मानो। अब इससे क्या पता चलता है, ये नंबर रेशनल है, दिस इंप्लाइज दैट p - 3q अपॉन 2q इज रेशनल। बट ये नंबर जो है, ये या तो आप ये ना ही लिखना,
आपको अभी हमने पहले प्रूफ कर दिया है कि √5 जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है। आप वहाँ पे प्रूफ ना करने लगा कि इसके नीचे इतना लिख दिया आपने, फिर उसके बाद आप ये भी प्रूफ करने लगे कि √5 इरेशनल है, ये मत लिखना। इतना लिख देना, सिंस वी नो दैट √5 इज इरेशनल नंबर, तो अगर ये इसके इक्वल है, इसका मतलब ये भी इरेशनल हो जाएगा। तो मतलब हमारा क्या हुआ कि जो ये कंडीशन है, ये हमारी ये पूरी कंडीशन हमारी क्या हो गई, ये हमारी पूरी कंडीशन कंट्राडिक्ट कर गई है, और ये चीज़ हमारी जाके इरेशनल हो जाएगी। तो जो हमने ये माना था ये कंडीशन, ये हमारी जाके पूरी जाके इरेशनल हो जाएगी। वैसे करना है, बस इसमें क्या करना है कि हम ये इक्वल जब आ जाए आपका, तो ये आप यहाँ पे ये लिख देना कि √5 जो होता है वो इरेशनल होता है, हमें पता है, तो ये चीज़ अपने आप इरेशनल हो जाएगी। और ये यहाँ से कंडीशन आप लगा, ये वाली लिख देना। सो हमने जो माना था कि इसके फैक्टर नहीं होंगे, इसलिए P/Q इसका फैक्टर हो जाएगा। वो P/Q जो फैक्टर 1 होगा उसके अलावा भी इसके फैक्टर होंगे, ये आप लिख देना बस। वैसे ही, बल्कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आपका देखो मैं बता दे रहा हूँ, अगर आपका पेपर में इरेशनल प्रूफ करने का आएगा भी, तो वो या तो √2 का आएगा, या √3 का आएगा, या √5 का। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछते हैं वो लोग √7 या √11 का, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीनों इन्हीं तीनों में से कोई एक आएगा, अगर आएगा तो। और ये भी आएगा, ये तो और ईजी है, इससे तो ईजी है। नोट कर लीजिए इसको। चलते चौथे क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 4 है जो हमारा, आप एक्सरसाइज 1.2 पे आ जाना। एक्सरसाइज 1.2 पे क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 1.2 पे चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 है, और ये हमारे आज सीरीज का क्वेश्चन नंबर 4 है। कह रहे हैं चेक वेदर 6⁴n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्वेश्चन क्या कह रहा है, चेक वेदर 6⁴n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितने मैं करा रहा हूँ पांचों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से आप ये पांचों पढ़ लेना, इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आएंगे। नंबर n, ये क्वेश्चन कह रहा है, देख लीजिए स्टेटमेंट, चलते हैं सोल्यूशन पे। इससे अच्छा क्वेश्चन है ये, सिर्फ इसमें कोई कुछ मैथमेटिकल नहीं है, ज़्यादा कुछ इसमें लिखना ही है। स्टेटमेंट देखना हमें क्या करना, क्या क्वेश्चन कह रहा है समझ लीजिए, बाद में स्टेटमेंट में लिख दूंगा, पहले समझ लीजिए। कह रहे हैं हमें चेक करना है कि 6⁴n, n की वैल्यू हम ले लें 1 2 3, क्योंकि नेचुरल नंबर बोला ना, 4 कुछ भी नहीं ले लें आगे तक। तो मतलब क्या बोल रहा है कि ये कहीं पे भी 0 से डिजिट करेगा कि नहीं लास्ट में। मतलब 0 का मतलब क्या हुआ, 0 का मतलब क्या हुआ लास्ट में। मतलब हमने मान लो 6 का स्क्वायर किया, होता तो 36 है, लेकिन मान लो मैंने 6⁻100 कर दी, लास्ट में कुछ आ जाए 3 6 6 0 0 ऐसे कुछ करके आ जाए, लेकिन लास्ट में 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये पूछ रहा है उसमें कि एंड करेगा क्या 0 पे, कहीं कोई भी पावर रखें अगर हम। तो ये एट द एंड आपको चेक करना है, बहुत ईजी है, पहले समझ लीजिए आप। देखो 6⁴n है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 × 3⁴n। ठीक है, समझ में आया। देखो अगर किसी नंबर को, देखो यहाँ पे आप लिख देना स्टेटमेंट के, एनी नंबर विच एंड्स विद डिजिट 0 इज डिविजिबल बाई 5। समझ में आप इतना। इसको आप क्या कहते हैं, 2⁴n × 3⁴n। कोई भी नंबर है 570, लास्ट में 0 आ रहा है, डिविजिबल है 5 से, बिल्कुल डिविजिबल है। कोई भी नंबर आप लीजिए जिसमें लास्ट में 0 आए, वो 5 से 100% डिविजिबल होता है, 5 से और 10 से। मतलब क्या हुआ कि वो नंबर जो होगा वो फैक्टर होगा 5 का, 5 इंटू कोई नंबर मान लीजिए p, या फिर आप 5 की पावर x कर सकते हैं, जहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी हो। अब हमारा जो 6 की पावर है उसके फैक्टर क्या है, 2 और 3, और हमको दिखाना क्या है, वो 5 फैक्टर है। दिस इम्प्लाइज दैट, आप यहाँ पे लिख देना 6⁴n हैज़ फैक्टर ऑफ 2 और 3, और 5 को हमको दिखाना है। अब 5 का हमारा दिख ही नहीं रहा है, यहाँ पे 5 फैक्टर कुछ आ जाए, भाई 5 फैक्टर आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 के और या तो 3 के फैक्टर आएंगे, और हमको अगर 0 से एंड करना है तो उसके फैक्टर क्या आना चाहिए, 5। सो
यहाँ पे लिख देना 6 की पावर n कांट एंड विद डिजिट 0, मतलब आप 6 की पावर कुछ भी कर दीजिए, 7 लाख कर दीजिए आप, तब भी 0 नहीं आएगा, मतलब लास्ट में 0 नहीं आएगा, कुछ और वैल्यू आएगी। समझा आपको? ये आप लिख देना कुल मिला के कि जो 6 की पावर n है उसके फैक्टर 2 की पावर n इंटू 3 पावर n है। लेकिन अगर कोई नंबर इसे यहाँ पे दिया है कि डिवीजन, अगर वो लास्ट में उसके 0 आ रहा है मतलब उसके फैक्टर 5 होंगे, 5 उसका फैक्टर होगा। और यहाँ पे हमको सिर्फ 2 और 3 के मिल रहे हैं, इसीलिए हमारा ये नंबर 6 की पावर n वो डिजिट 0 के साथ एंड नहीं करेगा। कंप्लीट, छोटा सा है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है लेकिन कंसेप्चुअल है, अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। चले अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन की। 5 क्वेश्चन थे सिर्फ इंपॉर्टेंट, मैंने 4 करा दिए, ये लास्ट है। यही 5 आप पढ़ेंगे आपको एकदम 100% रियल नंबर गारंटीड आपका हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, देखो अभी जो मैंने पहला क्वेश्चन कराया था वैसा ही क्वेश्चन नंबर 7 है एनसीईआरटी का। जो मैंने पहले कराया था क्वेश्चन वो प्रीवियस ईयर आ चुका था, इसलिए मैंने उसको बाहर से लिख के मैं लाया था, उसको करा दिया। ये देखो एनसीईआरटी का, आप इस मैं स्टेटमेंट पढ़े दे रहा हूँ और आप लिख लेना पूरा स्टेटमेंट अपने देख के। देयर इज देखो मैं दिखा रहा हूँ, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड। कह रहे हैं एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, एक सर्कुलर पाथ है, सोनिया को इस पाथ को ड्राइव करने में 18 मिनट लगते हैं एक राउंड के लिए, ठीक है। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर सेम, और रवि को इसके लिए 12 मिनट्स लगते हैं। तो कह रहे हैं कि सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। तो बताना है कि वही क्वेश्चन था ना जैसे पहला कि 3 बेल थी, एक 12 मिनट 15 मिनट 18 मिनट में रिंग करती थी, और बताना अगर वो सेम टाइम पे सेम प्लेस से सेम तरीके से स्टार्ट की जाए तो वो दोबारा कब वैसे ही मतलब एक साथ बजेंगी। तो वैसा यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर इनको हम सेम टाइम पे सेम साथ सेम डायरेक्शन पे अगर हम मूव कराएं तो वो दोबारा कब मतलब दोबारा वो कब मिल जाएंगे। तो बस वही क्वेश्चन मैंने कहा था, ऐसा क्वेश्चन आपको मिले डायरेक्ट एलसीएम ले लो। तो उसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, दे बोथ मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट, दे बोथ मीट एट वो फिर से स्टार्टिंग पॉइंट में कब मिलेंगे, एट एलसीएम ऑफ 18, 12। आप लिख देना एलसीएम 18, 12 का एलसीएम लेना, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। एलसीएम क्या है आपका 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 जा 4, 3 12, 36 मिनट्स। यहाँ पे लिख देना दिस इम्प्लाइज दैट दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट। सेम क्वेश्चन मैंने आपको बताया, अगर आपको कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आया आगे चल के कि वो कब मीट करेंगे, क्या भी कुछ भी दोबारा कब वो मीट करेंगे, ऐसा क्वेश्चन कोई आया तो आपको सीधा वो जो गिवन क्वांटिटी दी हो उनका आप सीधा एलसीएम निकाल देना, जो आंसर है वही आंसर होगा। जैसे मैंने पहले किया था बेल के, उसके लिए 180 मिनट आया था 3 घंटे, इसके 36 मिनट आया। देख लीजिए हो गया 5 क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप देखिए पहली बात मैं आप यही जो भी आपके शायद 14-15 चैप्टर हैं, लेट मी चेक कितने चैप्टर आपके हैं, 15 चैप्टर है 15। मैं आप 15 चैप्टर के ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली सेशन में लेके आऊँगा, और उसके साथ हमारा वो चलता रहेगा वो वाला कि 1 शॉट में जो मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ एकदम डिटेल वाला ब्रीफ वाला वो चलता रहेगा। लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि पेपर आपके एकदम नज़दीक आ चुके हैं, इसलिए ये आप करते रहिए साथ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ वो भी पढ़ते रहिए, वो ज़्यादा लंबे सेशन होंगे नहीं, 50 मिनट 55 मिनट होंगे, ये जो छोटे छोटे सेशन होंगे मतलब 20 मिनट 25 मिनट आधे घंटे, ज़्यादा 40 मिनट होंगे, इससे बढ़ नहीं होंगे। तो आज ये हमारा खत्म हुआ पहला सेशन। अब हम कल स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल के साथ। ये आप 5 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। सबसे ज़्यादा ध्यान आप इनके बाद में सबसे ज़्यादा ध्यान आपको इरेशनल प्रूफ वाले में देना है। रियल नंबर में वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं जो आपको इरेशनल प्रूफ करने होते हैं, वो आप ध्यान दीजिए। बाकी 5 इंपॉर्टेंट, 5 पढ़ लीजिए, मुश्किल से आपको हो ही गया होगा लगभग, यहाँ साथ में आप लगाए रहे होंगे तो ईजिली हो गया होगा। ये आप ध्यान से करते रहिए, और कल हम मिलेंगे नए सेशन के साथ पॉलिनोमियल जो हमारा होगा। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।